नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं सत्ता, साजिश और खून। 39 साल हो गए हैं, पर आज भी ललित नारायण मिश्रा की हत्या का केस किसी किनारे पर नहीं पहुंचा। वही ललित बाबू जिनकी बात हमने अपने सत्ता, साजिश और खून के पहले एपिसोड में की थी, पूर्व रेल मंत्री। आइए एक नजर डालते हैं सत्ता, साजिश के पहले एपिसोड पर। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्र अपने राजनीतिक सफर पर आगे बढ़ते रहे। इंदिरा गांधी के बाद उन्हें सबसे ताकतवर नेता कहा जाने लगा। उनकी नजदीकियां संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ बढ़ने लगी। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें रेल मंत्री का पद सौंपा गया। 8 मई 1974 की रेल हड़ताल को 20 दिन में खत्म करने में उनकी अहम भूमिका रही। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जितने उनके दोस्त हैं उतने उनके दुश्मन। 2 जनवरी 1975 को ललित बाबू अपने छोटे भाई बिहार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के साथ समस्तीपुर के प्लेटफॉर्म पर एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां करीब 5:20 पर एक बम धमाका होता है, जिससे ललित बाबू कई और लोगों के साथ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सभी को समस्तीपुर से नजदीक दरभंगा के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, सिवाय ललित नारायण मिश्रा के। उन्हें समस्तीपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर दानापुर के रेलवे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कोहरे की वजह से पहुंचने में काफी देर हो जाती है। 3 जनवरी 1975 सुबह 9:30 बजे ललित नारायण मिश्र की मौत हो जाती है। अब आगे। वो धमाका जिसने ललित नारायण मिश्रा की जान ली, उनकी चिता तो ठंडी हो चुकी थी, पर उनकी राख से उठ रहा था साजिश का धुआं। वो काला धुआं जिसे देखकर यह समझना मुश्किल था कि इसके पीछे वो कौन से चेहरे हैं जो नहीं चाहते थे कि ललित बाबू और सांस लें। ऐसा क्या हो गया था कि बात जान लेने तक पहुंच गई थी। देश के हर कोने में हड़कंप मच गया, कयासों के तीर दिशाहीन हो गए। धमाके की गूंज अभी भी बहुत बाकी थी हर किसी के जहन में। अब यहां से शुरू होती है ललित नारायण मिश्रा की हत्या की जांच। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी और कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्र की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसकी तफ्तीश करने के लिए आनन फानन में केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच करने के लिए कहा और साथ ही बिहार सीआईडी को सीबीआई की मदद करने को कहा गया। बिहार सीआईडी के तत्कालीन डीआईजी शशि भूषण सहाय और समस्तीपुर के तत्कालीन एसपी टीपी ओझा ने जांच शुरू की। 10 जनवरी 75 फॉर्मली सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ले लिया, लेकिन वो लोग नए थे, बाहर के थे। बोला कि आप लोग असिस्ट करते रहिए, अब पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो लोग साइड में रहेंगे। तो वो चलता रहा। हम लोग ही मेनली इन्वेस्टिगेशन करते रहे। हमारे टीम के ऑफिसर थे, डीपी ओझा जी वहाँ के एसपी थे और एक सीआईडी के हमारे साथ और ऑफिसर गए। डीपी ओझा और एसपी और सीआईडी के जो ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन होता रहा। 3 दिन के बाद पूरी एक काफ़ी संख्या में हेडेड बाई आईजी मिस्टर हिंगुरानी सीबीआई की टीम ने बिहार सरकार ने रिकमेंड किया कि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि बहुत सारे देश में इसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। शुरुआती जांच में यह पता चला कि इस साजिश में 3 हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया था। 2 को ब्लास्ट कर दिया गया और तीसरा बम सीबीआई जांच के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मिला। ये हैंड ग्रेनेड भारतीय सेना के थे। पहला बम ललित बाबू के भाषण के बाद मंच पर छोड़ दिया गया था। तो वो आर्मी के ऑर्डिनेंस का बना हुआ ग्रेनेड था। वो ग्रेनेड थोड़े थोड़े अंतराल पर, पूरा याद नहीं है हमको अभी, लेकिन थोड़े ही अंतराल पर फटा था और एक एबेंडन पाया गया था रेलवे, जो बाद में रेलवे ट्रैक पर, जो बाद में मिला। 3 फरवरी 1975 को
इस हत्याकांड में जिस शख्स को पहली बार गिरफ्तार किया गया उसका नाम था अरुण कुमार मिश्र। इसके 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को मिश्र की निशानदेही पर इसके एक और साथी अरुण कुमार ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सीआईडी ने की थी। इन्वेस्टिगेशन में के दरमियान ये बात आई कि कुछ लोकल उसमें जो शामिल थे, जिनको इसके कंस्पिरेटर्स ने, इस घटना के कंस्पिरेटर्स ने शामिल किया था, उसमें 2 लोगों का, एक अरुण कुमार मिश्रा थे, एक अरुण कुमार ठाकुर थे। ये 2 के बारे में सूचना मिली, उससे पूछताछ हुई, उनका जुडिशियल कन्फेशन हुआ। धीरे धीरे बिहार सीआईडी के हाथ इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग के गिरेबान तक पहुंचने लगे। वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद करेंगे कुछ नामों का खुलासा। प्लेटफॉर्म पर पटरियों पर रेंगती ट्रेनों, अनाउंसमेंट और लोगों के शोरगुल के बीच उस खूनी खेल को फाइनल टच दिया जा रहा था। वहां आने जाने वालों को उस धमाके की गूंज की भनक तक नहीं लगी जो बस कुछ ही देर में होने जा रहा था। मिश्र के मुताबिक इस साजिश में झा के साथ मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टर रघुनाथ पांडे भी शामिल थे। मिश्र ने इस साजिश में एक और नाम का खुलासा किया। अरुण कुमार मिश्र और ठाकुर का गिरफ्त में आना एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस अब यह जानना चाहती थी कि इस हत्या के पीछे इन लोगों का मकसद क्या था। क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी थे जिनके इशारे पर इन लोगों ने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। 21 फरवरी 1975 को अरुण कुमार ठाकुर का बयान दर्ज हुआ। जैसे जैसे अरुण कुमार ठाकुर साजिश में लिपटे शब्दों के ऊपर से नकाब उठा रहा था, वैसे वैसे पुलिस के सामने पूरे षड्यंत्र की कहानी फ्लैशबैक में नजर आने लगी थी। उसने बयान दिया कि इस काम को करने के लिए अरुण मिश्र ने उससे कहा था। मिश्र ने कहा था कि समस्तीपुर में होने वाली ललित मिश्र की सभा में बम फेंकना है और इस काम के लिए झा पैसा देने वाले हैं। जब मैंने झा का नाम बताने को कहा तो मिश्र ने कहा कि काम होने के बाद वो झा से मिलवा देगा। इस काम को अंजाम देने के लिए एक और साथी शिव शर्मा को साथ लिया गया। दिमाग में सिर्फ एक नाम था, ललित नारायण मिश्र, जिसका अंजाम तय हो चुका था, सिर्फ मौत। सारा खेल जहन में उतर चुका था और निगाहों के सामने जो नक्शा मंडरा रहा था उसमें सिर्फ एक ही जगह बेचैन थी, समस्तीपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। आखिरकार वो मौका आ गया। अरुण कुमार ठाकुर के बयान के मुताबिक काम को अंजाम देने के लिए अरुण कुमार ठाकुर, अरुण कुमार मिश्रा और शिव शर्मा 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंचे 3 हैंड ग्रेनेड्स के साथ। प्लेटफॉर्म पर पटरियों पर रेंगती ट्रेनों, अनाउंसमेंट और लोगों के शोरगुल के बीच उस खूनी खेल को फाइनल टच दिया जा रहा था। वहां आने जाने वालों को उस धमाके की गूंज की भनक तक नहीं लगी जो बस कुछ ही देर में होने जा रहा था और जिसकी धमक बरसों तक रहने वाली थी। अरुण कुमार ठाकुर के बयान के मुताबिक अरुण मिश्र, अरुण ठाकुर और शिव शर्मा पूरी प्लानिंग के साथ स्टेशन पहुंचे। मकसद साफ था, ललित नारायण मिश्रा को रास्ते से हटाना। अरुण ठाकुर के बयान के मुताबिक मिश्र ने ठाकुर और शर्मा को सभा का पास भी दिया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के मंच से अपना भाषण खत्म करने के बाद जैसे ही ललित बाबू मुड़े तो शिव शर्मा ने मंच पर ग्रेनेड फेंक दिया। मंच पर जोरदार धमाका होने के बाद तीनों वहां से भाग निकले। अरुण मिश्र ने बॉस झा का नाम लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मिश्र बॉस का खुलासा करने को राजी नहीं हुआ।
तब सीबीआई और बिहार सीआईडी ने समस्तीपुर जेल के जेलर ऐसे रहमान को अरुण कुमार मिश्र का नाम उगलवाने के लिए कहा और रहमान इस काम में कामयाब भी रहे। जेल में जेलर रहमान ने अरुण मिश्र के साथ सारी बातचीत टेप कर ली। इसमें अरुण मिश्र ने कई सनसनीखेज खुलासे किए जो काफी चौंकाने वाले थे। मिश्र ने रहमान को बताया कि बॉस झा और कोई नहीं रामविलास झा हैं। वही एमएलसी रामविलास झा जो ललित बाबू के साथ पटना से समस्तीपुर आए थे। दो एक्यूज मिस्टर अरुण कुमार ठाकुर और अरुण कुमार मिश्रा, दो अरुण कुमार, यही लोग एक्यूज के रूप में पकड़े गए। इन्हीं से इंटरोगेशन हुआ, पूछताछ बहुत कुछ हुआ, टेप रिकॉर्डिंग ये वो, यही दोनों थे, इन्हीं को पकड़ा गया। इनके किंग पिन में रामविलास झा का नाम आ रहा था, वो ऊपर से कनेक्टेड हों जो हों। और कई लोग ये भी बताते हैं कि रामविलास झा के कहने पर ही घायल ललित बाबू को दरभंगा न ले जाकर दानापुर ले जाया गया। बातचीत में मिश्र ने यह भी बताया कि झा पहले ललित नारायण मिश्र के करीबी थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। मिश्र के मुताबिक इस साजिश में झा के साथ मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टर रघुनाथ पांडे भी शामिल थे। मिश्र ने इस साजिश में एक और नाम का खुलासा किया। वो नाम था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव और इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट यशपाल कपूर। अरुण मिश्र और अरुण कुमार ठाकुर के खुलासे से सीबीआई सख्ते में आ गई, क्योंकि इन्होंने ललित नारायण मिश्रा की हत्या में जिन लोगों का नाम लिया था वो कोई आम लोग नहीं थे। इन लोगों के तार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिल रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे 7 जनवरी 1975 को ललित बाबू की स्मृति में आयोजित एक सभा में क्या कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश युद्ध में 1971 की ऐतिहासिक जीत के बाद इंदिरा गांधी से लोगों ने बहुत सारी आशाएं लगा रखी थी, लेकिन हुआ इसके उलट। 1974 के बिहार आंदोलन और विरोधी दलों की एकजुटता ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया था। तभी इस हत्याकांड के षड्यंत्र से एक और पर्दा खींचा गया। अरुण मिश्र और अरुण ठाकुर के बयानों से लग गया कि ललित बाबू की हत्या में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लोगों को लगा कि इस केस में अब दिल्ली दूर नहीं, पर तभी इसमें एक ट्विस्ट आया। ललित नारायण मिश्रा की मौत से जहां एक और देश सकते में था, वहीं दूसरी ओर उनका परिवार टूट चुका था। टूटे भी क्यों ना, उस परिवार के सर से एक आशीर्वाद जो चला गया था उनके बड़का बाबूजी का। ललित बाबू, हम उनको बहुत प्यार से बड़का बाबूजी कहते थे। हम अपने पिताजी को बाबूजी कहते हैं अपने, और ललित बाबू को मैं बड़का बाबूजी कहता हूँ। इसी हाथों से कलश, अस्थि कलश, मैं बहुत छोटा था, अस्थि कलश मोकामा घाट में मैं यूं डाल रहा था और मेरे पीछे, मेरे कंधे पे मेरे पिताजी का हाथ था, पंडित मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी का, और वो मुझे याद है, जो काफी दिन हो गया। ललित नारायण मिश्रा कभी भी अपने परिवार के साथ राजनैतिक चर्चा नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई और राजनीति में आए। बाबूजी परिवार से किसी चीज का शेयर नहीं करते थे। राजनीति का क्या, कोई भी चीज का शेयर नहीं करते थे, सरकार के बारे में या राजनीति के बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि परिवार कोई आदमी फिर राजनीति में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बाबूजी इतना दुखी हो गए अंत में कि राजनीति में की जो उन्हें चाहते थे कि परिवार कोई आदमी पुनः इस दलदल में फंसे। ललित नारायण मिश्र कुछ दिनों से परेशान थे। ये बात उनके परिवार वालों से छुपी नहीं थी। ये भी कहा जाने लगा था कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की जगह भी मुकर्रर कर ली थी। हम लोगों के बाबूजी बहुत कम बातचीत होती थी, लेकिन बाबूजी करीब 5-6 महीने से जरूर भयभीत रहा करते थे, कहीं कुछ हो ना जाए। समस्तीपुर बम धमाके की खबर पटना ललित बाबू के परिवार तक पहुंची। परिवार वालों को लगा कि घायल ललित बाबू को समस्तीपुर से नजदीक दरभंगा के निजी अस्पताल ले जाया गया होगा, पर फिर खबर आई
कि उन्हें दानापुर ले जाया जा रहा है। और यही बात ललित बाबू के परिवार वालों के गले में फंस गई। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा पैरालाइज था। तुम लोग संदेह था कि जरूर जाके दरभंगा कोई जरूर ले गए होंगे, क्योंकि वहाँ से 1 घंटा का ड्राइव था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये पटना के लिए चले हैं। पटना के चले हैं, पटना लेट नाइट आए। जितना विलम्ब करना था कोशिश किया गई, जितना विलम्ब हो सके किया गया, और कोई बात नहीं। क्यों किया गया, नहीं किया गया है, ये सोचने का सवाल है, प्रश्न चिन्ह है इस पर। बिहार सीआईडी भी जोर शोर से इस केस में लग गई थी और धीरे धीरे इस केस की कड़ियों को खोल रही थी। जिस नाली में ललित बाबू के खून के कतरे गिरे थे, बिहार सीआईडी की तफ्तीश में वो नाली राजनीतिक गलियारों की ओर जा रही थी। ललित नारायण मिश्र की हत्या की साजिश किसी बड़े शख्स की ओर इशारा कर रही थी। शक की सुई उस परिवार की ओर भी बढ़ी जिसे लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब 7 जनवरी 1975 को ललित बाबू की स्मृति में दिल्ली में आयोजित एक सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि ललित बाबू की हत्या तो एक अभ्यास है, असली टारगेट तो मैं हूं। कहा जाता है कि कांग्रेस के काफी वफादार रहे ललित मिश्रा के लिए राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बांग्लादेश युद्ध में 1971 की ऐतिहासिक जीत के बाद इंदिरा गांधी से लोगों ने बहुत सारी आशाएं लगा रखी थी, लेकिन हुआ इसके उलट। 1974 के बिहार आंदोलन और विरोधी दलों की एकजुटता ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया था। नेताओं की आपसी खींचतान और भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। दूसरी तरफ विरोधी दलों की एकता में लोगों को कांग्रेस का विकल्प दिख रहा था। कांग्रेस के भीतर भी कई बड़े नेता इंदिरा गांधी के विरोध में सुर मिला रहे थे। दूसरी ओर ललित बाबू कई बड़े नेताओं की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह बना चुके थे और कई अंदरूनी मसलों पर उनके सुर भी अलग से थे। उस समय ललित बाबू का जो करियर ग्राफ था वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे थे। CWC में उनको जगह मिली थी। हालांकि बहुत ऐसे उस समय कद्दावर नेता थे जो नहीं चाहते थे कि ललित नारायण मिश्रा जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिले, लेकिन उन्होंने लिया। वो उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी राजनीतिक तौर पर। अरुण कुमार ठाकुर और अरुण कुमार मिश्र के बयान को ध्यान में रखकर ललित बाबू की इन्हीं राजनीतिक गुत्थी को बिहार CID खंगालने लगी। तभी इस हत्याकांड के षड्यंत्र से एक और पर्दा खींचा गया। अरुण मिश्र और अरुण ठाकुर के बयानों से लग गया कि ललित बाबू की हत्या में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लोगों को लगा कि इस केस में अब दिल्ली दूर नहीं, पर तभी इसमें एक ट्विस्ट आया। एक नाम सामने आया जिसने सिर्फ ललित बाबू के परिवार वालों को ही नहीं बल्कि बिहार CID की नींद भी उड़ा दी। CBI ने एक खुलासा किया कि इस हत्याकांड के पीछे आनंद मार्गियों का हाथ है। कौन थे ये आनंद मार्गी और क्या वाकई ललित नारायण मिश्रा के हत्याकांड को अंजाम इन आनंद मार्गियों ने दिया था? जानेंगे सत्ता, साजिश और खून के हमारे अगले एपिसोड में। अरुण मिश्र और अरुण ठाकुर के बयानों से लग गया कि ललित बाबू की हत्या में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लोगों को लगा कि इस केस में अब दिल्ली दूर नहीं, पर तभी इसमें एक ट्विस्ट आया। एक नाम सामने आया जिसने सिर्फ ललित बाबू के परिवार वालों को ही नहीं बल्कि बिहार CID की नींद भी उड़ा दी। CBI ने एक खुलासा किया कि इस हत्याकांड के पीछे आनंद मार्गियों का हाथ है। कौन थे ये आनंद मार्गी और क्या वाकई ललित नारायण मिश्रा के हत्याकांड को अंजाम इन आनंद मार्गियों ने दिया था? जानेंगे सत्ता, साजिश और खून के हमारे अगले एपिसोड में। अगले हफ्ते अंधेरी कोठरी में तरह तरह की यातनाओं से दीवारें तक थर्रा उठी। गिरफ्तार किए गए आनंद मार्गियों का रोम रोम दर्द में डूबा हुआ था। उनकी चीखें उस कोठरी में सिमट कर रह गई थीं।
आनंद मार्गियों के मुताबिक सीबीआई चाहती थी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ये आरोपी आनंद मार्गी बयान दे। उन्हें सीबीआई की बात मानने का भारी दबाव था। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए।